कैसे हैं आप लोग। और आपका स्वागत एक बार फिर से करता हूं आपके अपने चैनल जीएस स्पार्क में। जैसा कि हम लोग इतिहास पढ़ते चले आ रहे हैं और पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने चर्चा की थी मौर्य साम्राज्य की, और मौर्य वंश के बारे में लगभग सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके थे हम लोग। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, आज हम लोग चर्चा भी करेंगे इस पर और जानेंगे कि गुप्त साम्राज्य की क्या उपलब्धियाँ रही हैं भारतवर्ष के लिए और किस प्रकार गुप्त साम्राज्य का उदय होता है और कैसा था गुप्त साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, और इसके प्रमुख राजाओं के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि उस समय जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है उसके बाद कई ढेर सारे विदेशी आक्रमण भारत में होते हैं। भारत जो एक अखंड भारत था ये कई हिस्सों में टूट गया था, छिन्न भिन्न हो गया था। अब ऐसी स्थिति में कई लोग हमारे यहाँ अपना शासन स्थापित करने में सफल भी रहे। इसी बीच एक ऐसी घटना घटती है लगभग चौथी शताब्दी में कि उस समय एक नया साम्राज्य बिहार और यहाँ उत्तर आपके इलाहाबाद के निकट जो प्रयाग है इसके आसपास एक नए साम्राज्य का उदय होता है। इस साम्राज्य में कई ऐसे राजा आए जिन्होंने आगे जाकर के एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब बात करने वाले हम कि गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। देखिए, किसी भी इतिहास के किसी भी अगर हम टॉपिक को जानना चाहते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। तो आज मैं चर्चा करूंगा आपसे कि आखिर हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिली कहाँ से। तो दोस्तों पहली चीज़ तो ये जानेंगे हम कि जो गुप्त साम्राज्य के बारे में हमको पहली जानकारी मिलती है वह है आपके अभिलेख व साहित्य। ठीक है, ये पहली चीज़ है जहाँ से हमको जानकारी मिली। अब सेकंड जो चीज़ आती है कि हम किसी रियासत या हम किसी साम्राज्य के बारे में कैसे जाने, तो दूसरी चीज़ जो होती है वह होती है इसके स्थापत्य कला के बारे में, कि जो स्थापत्य कला हुई हो और उसी के माध्यम से हम जान पाते हैं। स्थापत्य कला। ठीक, इसके बाद जो मुख्य चीज़ है वो होती है उस साम्राज्य की मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा यानी मुद्राएं हमको बताती हैं कि कोई साम्राज्य कैसा रहा होगा। इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करूँगा मैं, ये हमने जाना कि अभिलेख होता है, स्थापत्य कला होता है और मुद्राएं भी होती हैं। इसके अलावा विदेशी यात्री जो आए उनके वर्णन से भी हमको जानकारी मिलती है, विदेशी वर्णन। तो एक एक करके हम इन पर चर्चा करेंगे। तो अभिलेख और साहित्य, यानी साहित्य, आपको मैंने अभी बताया कि गुप्त जो साम्राज्य था वह भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल बोला गया, या इसको क्लासिकल एज के नाम से भी हमने जाना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसके जो हमें साहित्य मिले, तो साहित्य जो मुख्य है, तो पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर आपसे बताऊँगा कि जो पुराण है, पुराणों में आपका मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ये तो पुराण हो गए। इन पुराणों से हमको जानकारी मिलती है। दूसरी चीज, कई साहित्य भी हमको प्राप्त हुए। तो साहित्यों में हम देखेंगे, बात करेंगे। पहला तो है आपका ऐरण अभिलेख। अभिलेखों में भी यहाँ पे मैं बताना भूल गया था, ऐरण अभिलेख। तो दूसरी चीज़ है अभिलेखों में ऐरण अभिलेख। ठीक, इसके बाद ऐरण अभिलेख में हमको एक चीज़ और भी जानकारी मिलती है। ये किसी भानुगुप्त नाम के एक राजा थे, उनका ये अभिलेख है। और भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का हमको जानकारी इसी अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद विशाख दत्त द्वारा देवी चंद्रगुप्तम
देवी चंद्र गुप्तम। इसके लेखक विशाख दत्त हैं, विशाख दत्त। इनकी एक और किताब है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। इसके अलावा हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। उसके बाद कालिदास की देवी चंद्र गुप्तम। ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनसे हमको जानकारी मिलती है गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको इतना वर्णन बता दिया कि किस प्रकार हमको स्थापत्य कला में इन चीज़ों पे हम बाद में सेकंड वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम स्थापत्य कला और मुद्राओं के विषय में चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक, इसके अलावा विदेशी यात्रियों में आपको पता होना चाहिए कि फयान भी भारत आता है। फयान जब भारत आता है तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फयान भारत आता है और इसके जो यात्रा विवरण हैं उनसे भी हमको काफ़ी हद तक जानकारी मिल जाती है। ठीक, अब गुप्त जो साम्राज्य था ये कैसा था? गुप्त साम्राज्य कला, विज्ञान, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता के रूप में भारतीय इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में हमारे भारत ने इस समय क्या किया था? विकास किया था और प्रगति की थी। बहुत अच्छी बेहतर स्थिति हो चुकी थी दोस्तों। ठीक है, लेकिन इधर समाज में कुछ परिवर्तन भी होते चले जा रहे थे। जैसे कि आपको बताएं कि गुप्त साम्राज्य में ही जातियां, वर्ण से जातियां बनी और ये जातियां उपजातियों में भी विभाजित हो गई। इनके विषय में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि गुप्त जो साम्राज्य थे इनके राजाओं के बारे में। तो आपको पहला नाम मैंने यहाँ लिखा है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ये 340 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। 340 यानी गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं श्रीगुप्त, पहले हैं श्रीगुप्त। ये गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। संस्थापक, गुप्त वंश के संस्थापक। ये 340 पे इस साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की, उपाधि ली और इनके बारे में यह भी वर्णन मिलता है कि मंदिर निर्माण हेतु, मंदिरों का निर्माण भी क्योंकि गुप्त काल में ही शुरू हुआ था, ये भी इतिहास का एक सवाल होता है और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि मंदिर कला का विकास कब शुरू हुआ या प्रारंभ कब होता है। तो आपका आंसर होगा गुप्त काल में ही मंदिर कला का विकास या प्रारंभ किया गया। तो मंदिरों के निर्माण के लिए इन्होंने 24 गांव दान में दिए गए। 24 गांव दान में दिए जाने का वर्णन भी मिलता है। इसके बाद घटोत्कच आते हैं। घटोत्कच 280 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठते हैं और यह भी महाराज की उपाधि धारण करते हैं। महाराज की उपाधि धारण, यानी कि श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों ही महाराज की उपाधि को धारण करते हैं। अब गुप्त साम्राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं वह है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में जब गद्दी पे बैठते हैं तो उसी समय एक नया संवत चालू करते हैं जिसको हम गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? गुप्त संवत के नाम से हम जानते हैं इसको। 319 और 320 के बीच में ये गुप्त संवत की स्थापना करते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज़ मैं यहाँ बताऊँ, शक संवत। शक संवत 78 ईस्वी में चालू होता है, 78 ईस्वी में। और इसको कौन चालू करता है दोस्तों? इसको कनिष्क जब गद्दी पर बैठता है तब इसको शुरू किया जाता है। ठीक, तो कनिष्क का जो है शक संवत था और
चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त संवत की स्थापना करते। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाता है कि इन दोनों में मतलब अंतर कितने सालों का है, तो इन दोनों में लगभग 241 वर्षों का अंतर भी मिलता है। ये भी सवाल पूछता है, प्रश्न ये भी बनता है दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर ली। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। इसने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया और यही वजह है कि ये लिच्छवी रानी, लिच्छवियों की कन्या कुमार देवी से विवाह का भी इसका वर्णन मिलता है। किसके साथ विवाह करते हैं ये? कुमार देवी। यहाँ मैं थोड़ा सा साफ कर दूं ताकि अच्छे से आपको मैं समझा सकूं। कुमार देवी लिच्छवी कन्या, ये दोस्तों ये सवाल भी पूछा जाता है और इस वजह से चंद्रगुप्त प्रथम को क्या मिल गया? वैशाली राज्य प्राप्त हो गया, वैशाली राज्य। तो ये जो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम 319 में गुप्त संवत शुरू करता है। कौन सा संवत? गुप्त संवत की शुरुआत करता है। एक नया संवत भारत में चालू होता है, गुप्त संवत के नाम से हम इसको जानते हैं दोस्तों। इसके बाद गुप्त साम्राज्य में ये जो है ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। महाराजा धीराज की उपाधि भी ये धारण करता है। अब जैसा कि यहाँ बताया गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो गद्दी पे बैठता है वह है आपके समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में ये जाने कि इसने शांति की जो नीति अभी तक चली आ रही थी, शांति की नीति के विपरीत समुद्रगुप्त कैसा था? आक्रामक स्वभाव का शासक था और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा है। यह भी सवाल पूछता है कि भारत का नेपोलियन कौन करता है? तो विंसेंट आयर इनको क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्यों बोला गया? क्योंकि ये साम्राज्य विस्तार करता था, अपने साम्राज्य को क्या करना चाहता था? फैलाना चाह रहा था। तो ये बताऊं कि इसने इसको क्यों बोला गया। दूसरा कारण कि इसने आर्यावर्त जो था, आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया। 12 शासकों को इसने हराया और इन विजयों के कारण इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं दोस्तों। तो समुद्रगुप्त गद्दी पे बैठता है 335 ईस्वी में। विंसेंट आयर इनको क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के कितने शासकों को? 12 शासकों को ये हरा देता है। अब समुद्रगुप्त के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, इनका दरबारी कवि था हरिसेन के द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति से हमको सबसे अधिक जानकारी मिलती है। इसमें इसके विजय अभियानों के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे ये विजय अभियान करता है। इसके बाद एरण अभिलेख से भी हमको समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त के बारे में बताया जाता है कि इसने क्या किया था? मुद्रा जो बनवाई, उस मुद्रा में एक और इसकी वीणा बजाती हुई आकृति का अंकन भी मिलता है। इस कारण इसको हम इस रूप में भी जान सकते हों कि समुद्रगुप्त कौन था? एक बहुत अच्छा जो है वीणा वादक था, बहुत अच्छी वीणा भी बजाता था, यानी संगीत प्रेमी होने का भी हमको साक्ष्य मिलता है।
इसकी मुद्राओं से। जैसा कि मैंने बताया कि मुद्राओं से भी हम किसी साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, तो ऐरण अभिलेख से भी हमको जानकारी मिली। ठीक, इसके बाद इसकी मुद्रा हुई है, तो इसने वीणा बजाती हुई मुद्रा बनाई, तो उसमें बताया गया कि ये कैसा था, ये उस वीणा बजाने का शौकीन था, यानी संगीत प्रेमी था, कला का प्रेमी था। इसके अलावा एक सवाल और भी इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इस प्रकृति का व्यक्ति था कि अगर ये किसी व्यक्ति पर खुश हो जाए या किसी साम्राज्य पर खुश हो जाता था तो कुबेर के समान था, और अगर क्रुद्ध हो जाता था तो ये यमराज का रूप भी धारण कर लेता था। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके समुद्रगुप्त। अब अगला जो सवाल आपका इंपॉर्टेंट जो सवाल बनेंगे, इनका उत्तराधिकारी होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ये गद्दी पर बैठते हैं 375 ईस्वी में। ये गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा माना गया, सबसे योग्य और सबसे प्रतापी राजा माना गया। इसने कई उपाधियां धारण की, देवपुत्र, विक्रमादित्य, देवपुत्र, विक्रमादित्य, देव, यानी कि इसने घोषित कर दिया कि हम क्या हैं, हम स्वयं भी में ही एक ईश्वर हैं। ठीक है, इसके बाद इसने परम भागवत, ये भी सवाल खूब पूछा जाता है, परम भागवत जैसी उपाधियां धारण की। तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का सबसे योग्य शासक माना गया, और ये कई ढेर सारी उपाधियां भी धारण करता है। यहाँ से सवाल ढेर सारे पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे भी गए हैं। देवपुत्र, देव, विक्रमादित्य, परम भागवत की उपाधियां ये धारण करता है। इसके अलावा हमें ये जानकारी भी मिलती कि इसी के समय में चीनी यात्री फयान भारत आता है, चीनी यात्री। और चीनी यात्री जो फयान भारत आता है, तो ये क्यों आता है? ये बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करने और बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक स्थलों को देखने के लिए भारत आता है। यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा, जब चीनी यात्रियों का हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, और पूछता भी है। ये तो हो गया फयान। अब एक और चीनी यात्री थे जो भारत आते हैं, उनका नाम है वेनसांग। ये किसके काल में भारत आए? तो आपका आंसर होगा हर्षवर्धन। ये वेनसांग। अच्छा, इसको याद करने का एक साधारण सा तरीका भी है। देखिए, ये वेन यानी हा आ रहा है यहाँ पर आपके, तो हा और हर्षवर्धन, तो इस तरह आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए फयान कब आया था, तो ये तो सीधा सा है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर आप एक याद कर ले गए, वेनसांग, हर्षवर्धन, हा दोनों आप मिलाइए तो आपका ये भी तैयार हो गया। तो वेनसांग यानी हर्षवर्धन। अब कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, कहते हैं कि शकों को पराजित करता है। तो आपसे सवाल पूछा शकों को कौन हराता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को हराता है युद्ध में। ठीक है, इसीलिए इसको एक और उपाधि मिलती है शाकरी, यानी शकों को मारने वाला, शकों को हराने वाला। तो जब ये शकों को पराजित करता है, तो उसी समय ये विक्रमादित्य की उपाधि भी लेता है, विक्रमादित्य। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछेगा तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, और मैं यहाँ इसलिए नोट करा रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में इसलिए रखिएगा क्योंकि आगे ये सवाल आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है और ढेर सारी मात्रा में चांदी के सिक्के भी जारी करता है,
तो यहाँ पर आप इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि चांदी के ढेर सारे सिक्के कौन जारी करता है, तो आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। ठीक है, और अगर विक्रमादित्य की उपाधि कौन धारण करता है, तब आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को साहित्य के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में भी स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा किस गुप्त शासक के दरबार में 9 रत्न थे, तो 9 रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, जिसमें कालिदास, धनवंतरी, वराह मिहिर जैसे विद्वान जो है इसके जो इसका जो प्रशासन था उसकी शोभा बढ़ाया करते थे। यानी कि ये 9 रत्न थे। इन 9 रत्नों को किसके दरबार में माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें कालिदास, धनवंती, वराहमिहिर, इनके जो साहित्य हैं या इनकी कृतियां हैं, इनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे मित्रों। ठीक है, तो ये हो गए चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कुमारगुप्त इसका उत्तराधिकारी होता है। कुमारगुप्त कुमारगुप्त उत्तराधिकारी होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी होता है, और ये 415 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठता है दोस्तों? 415 ईस्वी में। इससे जो सवाल पूछेगा वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि किस गुप्त शासक के सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो आपका आंसर होगा कुमारगुप्त। सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए इसके अभिलेख। तो सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके प्राप्त होते हैं? कुमारगुप्त के। दूसरा प्रश्न जो आपका इससे बनेगा तो ये बनेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाता है। मैंने बताया कि धार्मिक रूप से सहिष्णुता का काल था गुप्त साम्राज्य। इधर मंदिर भी निर्माण किए गए जिसमें सभी प्रकार के देवताओं के मंदिर थे। हालांकि ये जो गुप्त साम्राज्य है यानी गुप्त वंश है, ये भागवत धर्म के उपासक थे, लेकिन फिर भी कई जगह शैव मंदिरों का भी निर्माण करवाया। इसके अलावा बौद्धों के भी निर्माण करवाए इन्होंने, मठ भी निर्माण करवाए। जब मैं स्थापत्य कला और के बारे में जानकारी दूंगा तो वहाँ सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। तो अभी आप इतना जाने कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कौन करवाता है? कुमारगुप्त। अच्छा, यहाँ से एक सवाल और पूछ सकता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन कराता है? दोनों सवाल यहीं पर आप मेंशन कर लें। विक्रमशिला का स्थापना करवाता धर्मपाल। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, प्रश्न आपका आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करवाता है, तो आपका उत्तर होगा कुमारगुप्त। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करवाता है, तो आपका आंसर होगा धर्मपाल। इसके बाद इसी के शासनकाल में भारत पर हूणों का आक्रमण होता है। हूणों का आक्रमण। अच्छा मित्रों, यहाँ पर जो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि कई पुस्तकों में ये मिलता है कि हूणों का आक्रमण जो इसके स्कंदगुप्त के शासनकाल में होता है, लेकिन आपको ये जानकारी दे दे रहा हूँ कि जो हूणों का आक्रमण होता है कुमारगुप्त के ही शासनकाल में प्रारंभ होते हैं। अब इसका उत्तराधिकारी होता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त होता है। 445 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। अब स्कंदगुप्त के बारे में जान लें। स्कंदगुप्त के विषय में हमको सबसे ज़्यादा जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से हमको किसके विषय में जानकारी मिलती है? स्कंदगुप्त के विषय में। और स्कंदगुप्त ही हूणों को
हराता है, यानी हूणों का ये डट के सामना भी करता है। कौन करता है? स्कंदगुप्त करता है। स्कंदगुप्त किसका सामना करता है? हूणों का। तो हूणों को हराता है, हूणों को हराया, हूणों को हराता है ये, और हूणों को हराता है इसीलिए इतिहास में इसके बारे में लिखा जाता है कि मलेच्छों का नाश करता है। मलेच्छों का नाशक कौन है? स्कंदगुप्त, मलेच्छों का नाशक। अब जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जैसे ही ये हूणों को हराता है, और मैंने इसके पहले ये भी चर्चा की कुमारगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण होता है। तो इसका तात्पर्य सीधा सा ये है कि आक्रमण तो कुमारगुप्त के समय में हुआ, किंतु स्कंदगुप्त हूणों की शक्ति को अंतिम रूप से समाप्त कर देता है। तो हूणों को हराता है, इसीलिए इसे मलेच्छों का नाशक भी बोला गया है। और इसने चांदी के सिक्कों पर, चांदी के सिक्कों पर विक्रमादित्य खुदवाया, विक्रमादित्य खुदवाया। अब ये मैंने इसलिए लिख दिया कि आप परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है? चांदी के सिक्के जारी करता है और विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। किंतु विक्रमादित्य सिक्कों पर कौन लिखवाता है? तो विक्रमादित्य लिखवाता है दोस्तों ये आपका स्कंदगुप्त। ठीक है, तो यहां पर ये सवाल भी आपका क्लियर हो गया। और जो गुप्तों का जो अंतिम शासक था वह था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। दोस्तों आज हमने चर्चा की आपसे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्तों के बारे में वैसे तो कई इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं और इतिहासकार आज भी एक मत नहीं है कि आखिर इनकी उत्पत्ति हुई कि कोई इनको बोलता है शूद्र थे, तो कोई इनको जो है वो बोलता है कि ये वैश्य और ब्राह्मण कुल से संबंध रखते थे। आज हमने गुप्तों के सारे राजाओं के बारे में आज चर्चा की, और अगले वीडियो में हम गुप्त प्रशासन के बारे में बात करेंगे कि गुप्तों का सामाजिक स्थिति क्या थी, इनका प्रशासन कैसा था और किस प्रकार गुप्तों के काल को स्वर्ण युग कहा गया। तो ठीक है दोस्तों, मैंने अपना प्रयत्न किया। अगर मेरा प्रयत्न आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।